तो मूवी की शुरुआत में हम चार लड़कों को देखते हैं जो कि एक हिल टॉप पर छुट्टी एंजॉय करने आए हुए थे। तभी उन्हें वहाँ किसी के फोन की आवाज आती है, लेकिन ये आवाज उनमें से किसी के फोन की नहीं थी। तो ये सभी हर तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये फोन कहाँ से बज रहा है। जल्दी इन्हें वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसके पॉकेट में वही फोन बज रहा था। उस लड़की की लाश को देखकर ये चारों डर जाते हैं। बस फिर क्या था, इनके इन्फॉर्म करने के बाद यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ये जिस लड़की की बॉडी है उसका नाम पूजा है और वो बेटी है रिटायर्ड जस्टिस चौधरी की। यहाँ चौधरी अपनी बेटी की मौत से काफी दुखी होते हैं। असल में पूजा फ्राइडे की रात यानी कि अपनी मौत से पहले रवि के घर गई थी जो कि एक एमएलए बनने वाला है। दरअसल रवि की पत्नी कविता और पूजा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बाकी आश्चर्य की बात तो ये थी कि पिछले दिन कविता भी सीढ़ियों से गिर गई थी और वो अब कोमा में है। यहाँ चौधरी रवि से अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो रवि बताता है कि पूजा देर रात मेरे घर आई थी क्योंकि उसे कविता को सरप्राइज देना था, मगर कविता तो पुणे किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए गई हुई थी, इसलिए पूजा मेरे ही घर रुक गई क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी। पूजा का प्लान ये था कि वो सुबह पुणे जाकर ही कविता को सरप्राइज देगी। फिर अगली सुबह जब मैं कहीं बाहर जा रहा था तब पूजा भी पुणे निकलने के लिए तैयार हो रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रवि के घर के एक दरवाजे का लॉक खराब था जिसे वो अपने नौकर दादू से ठीक करवाने को कहकर निकल जाता है, मगर वो घर में एक पेन ड्राइव भूल गया था जिसे लेने के लिए रवि वापस आया और उसने देखा कि उसकी बीवी कविता पुणे से आ चुकी है। उसका एग्जीबिशन कुछ खास नहीं गया था और साथ ही वो कुछ घबराई हुई थी जिस वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई और उसे देख दादू और रवि कविता को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए और वहाँ जाने पर पता चला कि कविता तो अब कोमा में जा चुकी है। इस अफरा तफरी में किसी को ध्यान नहीं रहा कि पूजा उस समय वहाँ थी या नहीं। अब जस्टिस चौधरी अपनी बेटी के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो अपनी बेटी का केस सॉल्व करने के लिए एसीपी अविनाश को चुनते हैं जो कि इस वक्त एक ड्रग माफिया को पकड़ने के चक्कर में था। अब अगले सीन में हमें अविनाश को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग डीलिंग के अड्डे पर धावा बोलकर वहाँ पर सभी लोगों को पकड़ लेता है। फिर अविनाश को इसी दौरान कमिश्नर कॉल करके अपने ऑफिस बुलाते हैं जहाँ पर जस्टिस चौधरी पहले से मौजूद थे। यहाँ चौधरी अविनाश की काबिलियत से वाकिफ थे, इसलिए वो अविनाश से अपनी बेटी का केस लेने के लिए विनती करते हैं जिसके लिए अविनाश भी मान जाता है। अब इस केस पर काम करने के लिए अविनाश को एक टीम दी जाती है जिसमें इंस्पेक्टर अमित, राज और संजना थे। अविनाश जब क्राइम सीन और डेड बॉडी की फोटोज देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि पूजा को मारा कहीं और गया है और फिर बाद में उसकी लाश को यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है क्योंकि पूजा के सर पर वार करके उसे मारा गया था और जहाँ पर उसकी लाश मिली वहाँ पर आसपास खून का एक भी कतरा नहीं था। इसके अलावा पूजा के साथ किसी भी तरह का दुष्कर्म नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि पूजा को जिसने भी मारा है उसने किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसकी जान ली है। इस पॉइंट पर अविनाश अपने साथियों से पूजा के परिवार, दोस्तों और रिलेटिव्स सभी की कॉल रिकॉर्ड्स लाने के लिए बोलता है। फिर वो खुद पूछताछ करने के लिए पूजा के माता पिता के पास जाता है। तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि पूजा घर से ये बोलकर निकली थी कि वो अगले 2 दिनों तक कविता के साथ ही रहेगी, मगर जब अगली सुबह तक उसका कोई फोन नहीं आया तो पूजा की माँ ने लगातार पूजा और कविता को फोन मिलाना शुरू किया। कविता का फोन तो स्विच ऑफ था क्योंकि वो तो कोमा की वजह से हॉस्पिटल में पड़ी थी और पूजा का फोन पिक नहीं हो रहा था। फिर अविनाश के पूछने पर वो ये भी बताती हैं कि हमारी जानकारी में उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी नहीं था। अब अविनाश चौधरी से पूछता है कि इस घर में और कौन कौन रहता है। इस पर चौधरी बताता है कि 2 दिन पहले मेरे दोस्त का बेटा ऋषभ अपनी मंगेतर किया के साथ यहाँ आया हुआ है और किया तो लंदन से यहाँ उसके साथ आई है। तब अविनाश ऋषभ से जाकर मिलता है और ऋषभ बताता है कि पूजा मेरी दोस्त की तरह थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि फ्राइडे की रात मैं अपने एक दोस्त के घर था जहाँ से मैं सैटरडे की रात को लौटा हूँ। यहाँ से अब अविनाश जाता है दादू के पास जो उसे बताते हैं कि पूजा बिटिया जब निकलने वाली थी तब उसने देखा कि उसके बैग की जिप खराब हो गई है, इसलिए पूजा ने मुझे उसको बनवा कर लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब मैं उसे बनवा कर लाया तो वहाँ पूजा तो नहीं थी, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर घबराई हुई कविता खड़ी थी जो जल्दबाजी में सीढ़ियों से गिर गई। तब तक रवि भी आ चुका था तो हम कविता को तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। बाकी रही बात पूजा की, अगर वो घर में होती तो इतना सब कुछ होने पर वो पक्का बाहर निकलती, यानी कि वो वहाँ से जा चुकी थी। अब अविनाश के पास अब कोई चारा नहीं था तो वो सीधा हॉस्पिटल कविता को देखने के लिए निकल जाता है जो कि सच में कोमा में थी। वहाँ डॉक्टर अविनाश से कहते हैं कि कोमा पेशेंट कुछ हरकत नहीं कर सकते मगर सब कुछ देख, सुन और समझ सकते हैं, इसलिए आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें। इसी बीच रवि अपनी पत्नी को देखने आता है जो कि अविनाश को यहाँ देखकर काफी गुस्सा करने लगता है। इस पर अविनाश कहता है कि मैं आपसे मिलने ही यहाँ पर आया हूँ
और रही बात अभी, मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो। इतना सुनने के बाद रवि अविनाश के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अविनाश को वही सब चीजें बताता है जो उसने चौधरी को बताई थी, और वो कहता है कि मेरे अलावा घर में सिर्फ एक नौकर दादू ही है। अब रात में अविनाश को राज बताता है कि रवि के घर पर पीसीओ से एक आधे मिनट का कॉल किया गया था। तब अविनाश इस पीसीओ और वहाँ से कॉल करने वाले के बारे में पता करने को बोलता है। फिर अगले दिन अविनाश संजना से पूछता है कि तुम्हें पूजा के रूम में कुछ मिला क्या। इस पर वो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इतना पक्का है। उसने करीब 9 महीने पहले एक डेटिंग साइट पर आईडी बनाई थी, पर वो उसमें एक्टिव नहीं थी। इसके बाद अविनाश दोबारा से रवि के घर दादू से पूछताछ करने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि दादू के अलावा यहाँ एक नौकरानी भारती भी है। और जिस दिन पूजा की मौत हुई, यानी कि सैटरडे को, तब भारती का हाफ डे होता है, यानी कि वो उस दिन 2 बजे काम पर आई हुई थी। जबकि रवि ने तो बोला था कि दादू के अलावा उनके घर पर कोई भी नौकर या नौकरानी नहीं है। अब अविनाश और उसकी टीम ये थ्योरी बनाने लग जाती है कि अगर पूजा रवि के घर से बाहर गई तो आखिर वो गई कहाँ। इस पर अविनाश बोलता है कि हो सकता है कि वो बाहर गई ना हो। रवि ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस दौरान गलती से पूजा की जान चली गई, जो चीज कविता ने देख लिया और वो घबराकर सीढ़ियों से उतर रही थी और वो गलती से गिर गई। फिर वो कहता है या तो कविता सब कुछ जानती है या फिर रवि। यहाँ पर अविनाश का पूरा शक रवि पर था, तो वो रवि की कॉल रिकॉर्ड चेक करता है। तब अविनाश को पता चलता है कि रवि ने पूजा की मौत वाले दिन किसी बार के बाउंसर को 2-3 बार कॉल की थी। ये देखते ही अविनाश उस बार के लिए निकल पड़ता है और इधर दूसरी तरफ कविता कुछ रिस्पॉन्स देने लगी थी। फिर इस और बार में बारटेंडर से अविनाश को पता चलता है कि उस बाउंसर का नाम सनी है और वो पिछले 2 दिनों से यहाँ नहीं आया है। खैर, पुलिस के जाने के बाद बारटेंडर सनी को कॉल करके बता देता है कि तुम्हें पुलिस वाले तलाश कर रहे हैं। यह सुनते ही सनी बैंकॉक जाने की तैयारी में लग जाता है। इधर अविनाश पुलिस स्टेशन में भारती को पूछताछ के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम जब दोपहर में रवि के घर आई तो तुमने वहाँ क्या देखा। इस पर भारती बताती है कि जब मैं घर पर आई तो वहाँ कोई आदमी एक पैकेट लेकर घर से बाहर निकल रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछ पाती, वो वहाँ से निकल गया। फिर मैंने इस बारे में रवि सर से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो मेरा ही आदमी था और मैंने उसे घर से कुछ लेने के लिए भेजा था। अब जब घर के मालिक को इस बारे में पता था तो मैं भी इस बात को भूलकर अपने काम में लग गई। तभी लोग भारती की मदद से उस आदमी का स्केच बनवाते हैं जो कि पैकेट लेकर रवि के घर से निकला था, और ये कोई और नहीं बल्कि सनी ही होता है। इसी बीच अविनाश को ये भी पता चलता है कि सनी बैंकॉक भागने की फिराक में था, तो ये लोग सनी को ट्रेस करने लगते हैं। दरअसल सनी ने गैंगस्टर से कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो उन्हें चुका नहीं पा रहा था, इसलिए उन लोगों ने सनी के भाई को पकड़ लिया था और उसके बदले में वो सनी को एक जगह मिलने के लिए बुला रहे थे। अब जिस जगह उन गैंगस्टर ने सनी को मिलने के लिए बुलाया था वहाँ अविनाश और उसकी टीम भी पहुँच जाती है और इस दौरान वो गैंगस्टर सनी पर गोलियां चलाने लगता है, जिसके जवाब में पुलिस वाले भी गोलियां चलाते हैं और गोलीबारी में सनी तो मारा जाता है और यहाँ उसका भाई घायल हो जाता है। बाकी बात करें अविनाश की तो उसे भी एक गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके लगते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। हालांकि अविनाश गोली खाने के बाद भी अगले दिन काम पर जाता है, जहाँ इस बार वो रवि को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। तब उससे अविनाश भारती और सनी के बारे में पूछता है तो रवि बोलता है कि भारती के बारे में मैं उस दिन बताना भूल गया था, और रही बात सनी की तो उसे मैंने कुछ किताबें लेने के लिए भेजा था, क्योंकि ये कविता नहीं कहा था वो काफी दिनों से इन बुक्स को बाहर निकालने के लिए कह रही थी, और जब वो आईसीयू में थी तब मुझे इस बारे में याद आया। आगे रवि कहता है कि ऐसे फालतू सवाल पूछने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया, और ये बात सुनते ही अविनाश उसी पर भड़क जाता है। तब रवि उसे धमकी देता है कि तू 2 कौड़ी का एसीपी है, तेरा सारा नशा देख मैं कैसे उतारता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात अविनाश जब अपनी टीम के साथ होता है तो उसे ख्याल आता है कि दादू ने कहा था कि उन्होंने कविता को गिरने से पहले घबराए हुए देखा था, तो हो सकता है कि कविता ने वहाँ पूजा की लाश पहले देख ली हो। हालांकि अगले दिन अविनाश का सीनियर उसे बुलाकर काफी फटकार लगाता है और कहता है कि तुम्हें किसने शूट आउट करने के ऑर्डर दिए थे, वहाँ कितने लोगों की जान को खतरा हो सकता था। फिर वो अविनाश को पूजा के केस से हटा देता है, जिसके बाद अविनाश अब इस केस के बारे में चौधरी से जाकर बताता है और कहता है कि मुझे बस 2 दिन का और समय चाहिए, मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगा। साथ ही मुझे कविता से पूछताछ की परमिशन भी चाहिए। तब चौधरी अविनाश को ये परमिशन दिला देता है, लेकिन उसे टाइम सिर्फ 24 घंटे का मिला था और कविता कोमा में थी, इसलिए कोर्ट में उसका बयान कोई मायने नहीं रखता। अब अविनाश अपनी साथी संजना से पूछता है
कि तुम्हें पूजा के पर्स से क्या क्या मिला था। वो बता दे कि मुझे उसमें 3 पेन ड्राइव मिली थी, जिनमें से 2 में तो गाने वगैरह थे और तीसरी में फेरी टेल लिखा हुआ था। तो उसे मैंने चेक करना सही नहीं समझा। ये सुनकर अविनाश बौखला जाता है और तुरंत उस पेन ड्राइव को चेक करने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जो कॉल पीसीओ से रवि के घर के लैंडलाइन पर गया था वो पीसीओ रवि के घर के पास ही है, जिसके अगले दिन अविनाश कविता से मिलने जाता है। तो उसे वहाँ देख रवि भड़क पड़ता है। तब चौधरी उसे किसी तरह समझाता है कि अविनाश को उसका काम करने दो। अब अविनाश कविता से 3 सवाल पूछता है। पहला ये कि आपने उस दिन क्या रवि को पूजा का कत्ल करते हुए देखा था। दूसरा ये कि क्या आपके पति ने पूजा को मारा है। और तीसरा ये कि क्या पूजा आपके आने से पहले मर चुकी थी। तो पहले सवाल के जवाब में कविता कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। दूसरे पर वो हाँ में अपनी उंगली उठाती है, मतलब कि रवि ने पूजा को नहीं मारा। लेकिन तीसरे में भी वो हाँ में उंगली उठाती है, मगर ये चीज अविनाश या कोई और नहीं देख पाता, क्योंकि उस समय रवि अविनाश पे भड़क पड़ा था, जिस कारण अविनाश को वहाँ से जाना पड़ता है। और उसे अफसोस था कि उसने तीसरा सवाल पहले क्यों नहीं पूछा। सैटरडे और संडे के दिन आने और जाने वाले सभी लोगों का डाटा रजिस्टर में चेक करता है। इसमें उसे एक बहुत ही तगड़ा सबूत मिलता है और वो पहुँच जाता है जस्टिस चौधरी के घर, जहाँ सभी लोग मौजूद होते हैं। अब यहाँ अविनाश ऋषभ से सवाल करता है कि तुम पूजा की मौत वाले दिन रवि के घर पर क्या कर रहे थे, जिससे ऋषभ साफ मना कर देता है। इस पर अविनाश बिल्डिंग के गार्ड को बुलाता है, जो कि ऋषभ को देखते ही पहचान जाता है कि वो उस दिन यहाँ आया था। पर ऋषभ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। असल में ऋषभ ने किसी दूसरे नाम से रजिस्टर में साइन किया था और संजना ने भी एक बार ऋषभ से उसका नाम और नंबर देने के लिए कहा था। तो यहाँ उसे हैंडराइटिंग से ऋषभ पकड़ा जाता है, मगर इतना सबूत उसे कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं था। इधर अविनाश ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम रवि के घर पर भेजी थी, जिन्हें वहाँ पूजा के खून के कुछ ट्रेसेस मिल जाते हैं। फिर इस तरफ जब अविनाश ऋषभ को हड़काकर पूछता है, तब वो बताता है कि मैं उस दिन पूजा से मिलने के लिए गया था। असल में जो फेरी टेल नाम की पेन ड्राइव थी उसमें पूजा और ऋषभ की कुछ फोटोज थी और इन दोनों का आपस में काफी टाइम से अफेयर चल रहा था। साथ ही उनके रिश्ते के बारे में किसी को खबर ना हो, इसलिए ये लोग मेल पर बात करते थे। अब ऋषभ की शादी तो किया से तय हो गई थी और पूजा भी उससे शादी करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो अपने मम्मी पापा को भी इस बारे में बताने वाली थी। इसलिए उसको समझाने के लिए ऋषभ वहाँ गया था कि तुम उन्हें मत बताना। पर जब उसने वहाँ पर पूजा की लाश देखी तो उल्टे पाव वो वहाँ से भाग गया। यानी इसका ये मतलब हुआ कि रवि भी पूजा की मौत के बाद ही वहाँ पहुँचा और अब वो एमएलए की पोजीशन के लिए खड़ा होने वाला था। तो ये चीज उसके करियर को अफेक्ट करने वाली थी, इसलिए उसने लाश और सबूत को हटाने के लिए यहाँ से सनी का सहारा लिया। उसी समय जब रवि सनी से बात कर रहा था तब कविता वहाँ आ गई और उसने अपने पति को पूजा की लाश के साथ देख लिया, जिसे देखकर वो घबरा गई और जल्दबाजी में सीढ़ियों से गिर पड़ी। फिर सबूत मिटाने के जुर्म में इन दोनों की जेल हो जाती है, लेकिन इन सब में पूजा का कातिल अभी भी मिसिंग था। इसके अगले दिन अविनाश पूजा का कत्ल करने के जुर्म में किया को अरेस्ट कर लेता है, यानी कि असली कातिल वही थी। और अविनाश को शुरुआत में ही रवि के घर पर किया के ब्रेसलेट का टूटा हुआ टुकड़ा मिला था, उसे ब्रेसलेट की वजह से वो पकड़ी गई। दरअसल हुआ ये था कि किया को भी ऋषभ और पूजा के अफेयर के बारे में पता था और जब उसे ये पता चला कि पूजा रवि के घर पर है तो उसने कंफर्म करने के लिए पीसीओ से रवि के लैंडलाइन पर कॉल किया, जिसे पूजा ने उठाया था। तब उधर से किया ने पूछा कि माँ पूजा है क्या। तब पूजा ने सामने से कहा हाँ मैं यहीं पर हूँ। बस फिर क्या था, किया पूजा को सबक सिखाने के मूड में वहाँ पर आई और जैसा कि हम जानते हैं कि रवि के घर का डोर लॉक खराब था तो किया सीधा अंदर आ गई और दोनों में ऋषभ को लेकर लड़ाई हो गई, जिस दौरान किया ने एक भारी चीज से पूजा के सर पर वार किया और जब पूजा मर गई तो किया उसे देखे बिना ही वहाँ से भाग गई। बाकी इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। फिर असली कातिल के पकड़े जाने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।